सरल उत्थापक मशीनों में हम जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती मशीन और अप्रतिवर्ती मशीन में अंतर लिखिए। ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो प्रतिवर्ती मशीन मतलब होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिवर्सिबल मशीन, और अप्रतिवर्ती मशीन मतलब होता है इरिवर्सिबल मशीन। तो इनमें पहला अंतर है, जो मशीन आयास को हटाते ही उठाए जा रहे भार के प्रभाव में वापस नीचे गिरने लगे। मतलब मान लीजिए मैंने इस पेंसिल को यहाँ से यहाँ तक उठाया, और जैसे ही उसे छोड़ा ये वापस नीचे गिर जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती मशीन। लेकिन अप्रतिवर्ती मशीन होती है वह जैसे हम किसी वस्तु को उठाएं और उसके बाद उसे आयास लगाना छोड़ दें तो भी वह अपनी हाइट, जितनी हाइट तक वो आ गई है उतनी हाइट पर बनी रहती है। फॉर एग्जांपल होता है स्क्रू जैक में एक बार हम उसे गाड़ी को एक किसी ऊंचाई तक उठा देते हैं तो वो वापस नीचे नहीं गिरती है जब तक कि हम उसे वापस उल्टा घुमाकर नीचे ना लाएं। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती मशीन और अप्रतिवर्ती मशीन में पहला अंतर क्या हो जाएगा? आयास हटाने पर यदि जो भार है वो नीचे गिरने लगे तो प्रतिवर्ती मशीन, यदि भार नीचे नहीं गिरे, आयास के अचानक हटा लिए जाने पर भार अपने आप नीचे न आए, तो वो क्या होती है? अप्रतिवर्ती मशीन होती है। अब दूसरा चीज़ क्या है? यहाँ प्रतिवर्ती मशीन में जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीयता। और अप्रतिवर्ती मशीन में जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीयता। अब तीसरा पॉइंट ये है कि दक्षता 50% से अधिक होने पर प्रतिवर्ती मशीन कहलाती है। मतलब यदि मशीन की दक्षता 50% से अधिक होगी तो वह प्रतिवर्ती मशीन की तरह कार्य करेगी, लेकिन यदि दक्षता 50% से कम होगी तो वह अप्रतिवर्ती मशीन की तरह कार्य करेगी। जिसे हम जानते हैं दक्षता को ईटा सिंबल से दर्शाया जाता है। तो ईटा का मान किससे ज़्यादा है? 1/2 से ज़्यादा, और 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5, और इसे प्रतिशत में हम लिख सकते हैं 50%। तो यदि इफिशियंसी 50% से ज़्यादा है तो उसे प्रतिवर्ती मशीन कहेंगे। लेकिन यदि इफिशियंसी 50% से कम और 0% से ज़्यादा हो, यानी 0 और 0.5 के बीच में हो, तो वो क्या होती है? अप्रतिवर्ती मशीन होती है। इसमें 0.5 भी इंक्लूड होता है, लेकिन इसमें 0.5 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब 50% से ज़्यादा मतलब 50.1 या 51% से मशीन प्रतिवर्ती होती है, लेकिन 50% तक मशीन क्या होती है? अप्रतिवर्ती होती है। 5वां पॉइंट है रिवर्सिबल मशीन कैन नॉट बी सेल्फ लॉकिंग। अब यहाँ एक सिंबल दिख रहा है आपको, M/C। तो कभी कभी मशीन को शॉर्ट फॉर्म में M/C भी लिख दिया जाता है। तो रिवर्सिबल मशीन या प्रतिवर्ती मशीन सेल्फ लॉकिंग नहीं हो सकती, लेकिन अप्रतिवर्ती मशीन एक सेल्फ लॉकिंग मशीन होती है। सेल्फ लॉकिंग मतलब होता है स्वयं बंधन मशीन, मतलब जो अपने आप अपनी जगह पर स्टेबल रहे, उसे हम सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। अब प्रतिवर्ती मशीन का उदाहरण है घिरनी, जिसके द्वारा हम कुएं की रस्सी में बाल्टी को बांधकर पानी को ऊपर खींचते हैं। मान लीजिए हम पानी को ऊपर खींचते खींचते उसे रस्सी को ऊपर खींचना बंद कर दें और रस्सी को छोड़ दें, तो पानी की बाल्टी वापस कुएं में जाकर गिर जाएगी। तो एक प्रकार से ये क्या हो गई? प्रतिवर्ती मशीन हो गई। मतलब हमें कंटिन्यूअसली आयास लगाए रखना पड़ेगा, अन्यथा जो पानी है वापस कुएं में चला जाएगा। अप्रतिवर्ती मशीन का उदाहरण है स्क्रू जैक। एक बार वाहन को ऊपर उठा देते हैं तो जब तक हम पहिया बदल के वापस नया पहिया उसमें लगा नहीं देते तब तक वह अपनी स्थिति में बना रहता है। उसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है हम स्क्रू जैक में वापस से उसे घुमाकर नीचे लाकर हटा लेते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल है। इन 6 में से कम 5 अंतर भी आप लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मशीन का नियम। मशीन का नियम क्या होता है? आयास एवं भार में जो संबंध बताता है वह होता है मशीन का नियम। मशीन का नियम एक समीकरण भी होता है जिसे मशीन का समीकरण कहते हैं, और यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण जैसा होता है। मशीन का समीकरण सरल रेखा के समीकरण की तरह होता है। अब सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? गणित में आपने देखा होगा y = mx + c एक सरल रेखा का समीकरण होता है। अब यदि हम आयास को y एक्सिस पर और भार को x एक्सिस पर प्लॉट करें और कुछ लाइनें बनाकर देखें, तब एक लाइन यहाँ पर दिख रही है आपको पेंसिल से बनी हुई। जब ये 0 से स्टार्ट होगी तब मशीन कौन सी होगी? आदर्श मशीन होगी, क्योंकि मशीन के अंदर का घर्षण वो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर C दिख रहा है आपको, इस C को हम क्या बोलते हैं? मशीन का आंतरिक घर्षण या मशीन घर्षण, जो कि नियतांक होता है। और यदि यह नियतांक 0 है तो मशीन कौन सी हो जाएगी? आदर्श मशीन। तब एफर्ट कौन सा लगेगा? आइडियल एफर्ट। लेकिन यदि मशीन के अंदर कुछ घर्षण है, माना कि उस घर्षण का मान है C, तो ये C आगे जाने के बाद यहाँ पर हमने 2 लाइनें देखी। एक रेड लाइन है जिसको हमने बोला P फ्रिक्शनल, और दूसरा है P एक्चुअल। तो P फ्रिक्शनल की कंडीशन में हमको दिख रहा है कि यहाँ पर मशीन में घर्षण है और बाहर भी कुछ फ्रिक्शन होगा। जब आयास और भार ऊपर नीचे होंगे तो कुछ ना कुछ घर्षण वहाँ पर भी होगा। अब जो एक्चुअल वाला हमारा आयास है, यानी एक्चुअल एफर्ट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा होता है। ये सभी वैल्यू किसकी हैं? आयास की हैं। तो आइडियल में आयास कम है, फ्रिक्शनल में थोड़ा बढ़ गया, लेकिन वास्तविकता में आयास उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसमें जो लाइन है उसकी कुछ प्रवणता होती है। प्रवणता m या स्लोप या झुकाव। तो ये स्लोप क्या होता है? स्लोप का एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, स्लोप इज़ ऑलवेज राइज अपॉन रन। अब यहाँ पर राइज और रन क्या है? देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में, A बिंदु से B बिंदु तक जाने में हमने कुछ राइज किया है और कुछ रन किया है। राइज यानी ऊपर की ओर उठना, तो हम कुछ ऊपर उठे हैं। मान लो ये पॉइंट है B, तो हम OB पॉइंट ऊपर उठे हैं, और कुछ आगे बढ़े हैं, उसे हम कहते हैं रन। तो A से लेके O पॉइंट तक हम आगे बढ़े हैं। तो OB और AO का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। अब यदि हम इसको त्रिभुज माने AOB, और इसमें एंगल थीटा है और यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर है, तब OB को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, OA को हम बेस कहेंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। tan थीटा किसके बराबर होता है? हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, म्यू बराबर tan थीटा, मतलब ये कुल मिलाकर घर्षण से संबंधित है। तो ये घर्षण किसके साथ जुड़ा हुआ है? आयास के साथ, भार के साथ। तो भार और आयास, यदि हम आइडियल मशीन की बात करते हैं तब C तो 0 हो जाएगा, तब आयास और भार में भी एक घर्षण रह जाएगा। वो घर्षण कौन सा होगा? जो संपर्क तलों में घर्षण होता है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेशो होता है W/P। अब W/P का रेशो जो है वो हमने पहले भी देख चुके हैं कि W/P क्या था? यांत्रिक लाभ। तो ये यांत्रिक लाभ वाला रेशो भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। ये ग्राफ हमने आखिर बनाया कैसे? तो ये ग्राफ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया जाता है। अलग अलग मशीनों पर अलग अलग भार को अलग अलग एफर्ट द्वारा उठाने की कोशिश की जाती है, और उनके मानों को, जो वैल्यू हैं, उनको हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जिससे हमें इस इक्वेशन की, इस समीकरण के m और c की वैल्यू मिल जाती है।
तो इस प्रकार से हम किसी भी मशीन के लिए ग्राफ प्लॉट करके एक समीकरण बना सकते हैं और यही समीकरण उस मशीन का नियम बन जाता है जिसे लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। अब ये जो घर्षण है, घर्षण के कारण क्या इम्पोर्टेंट दिक्कत होती है कि घर्षण के कारण आयास की हानि हो जाती है, भार को उठाने की क्षमता का ह्रास हो जाता है और दक्षता भी घट जाती है। तो घर्षण एक आवश्यक अनिष्ट है, जैसा हमने पहले भी देखा था। तो घर्षण यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू।